ये जो प्रकरण है अशूर खाना मौला अली नाले हैदर वित्त दरगाह हयातुल्ला शाह मोहन धोंडीबा कानगुली और नागौरा धोंडीबा कानगुली ये जो कुंभार समाज के है, 31-40 लाख की वहाँ पर बिल्डिंग है। तो वहाँ से रास्ता दो बोले। हम बोले कि बाबा ये कब्रस्तान है, हमारे कब्रस्तान में से हम रास्ता नहीं देंगे। इन्हें दरगाह रजिस्ट्रेशन करा लिया। गैर मुस्लिम मोहन धोंडीबा कानगुले एंड वो पुलिस वाला है नागौरा धोंडीबा कानगुले, उसका भाई है। पुलिस वहाँ की उसे मदद करती। कुंभार को जो परवानगी दिए हैं उसने गैर मुस्लिम को, मुहर्रम ताजिया अशूर खाना मुहर्रम ताजिया की परवानगी उनको क्या लिए दिए ये वक्फ बोर्ड ने? क्यों? तो वो मुस्लिम है क्या? उन्होंने फातिहा पढ़ते हैं क्या? नहीं, वहाँ फातिहा नहीं, कुछ नहीं। मंदिर का पुजारी मुस्लिम नहीं हो सकता, वैसा अपने दरगाह का पुजारी हिंदू नहीं हो सकता। इम्तियाज जलील साहब, इनसे भी मैं मुलाकात किया था। फौजिया खान मैडम से भी 2 दफ़े परभनी जाकर उनसे मुलाकात की। नवाब मलिक साहब जो वक्फ मंत्री है, उनसे भी मैं गुजारिश की थी और निवेदन दिया गया। वहाँ का भी लेटर यहाँ पर आया हुआ है कि इनको इंसाफ दिया जाए। यहाँ पर 400 किलोमीटर से मैं 8 दिन को यहाँ पे छावनी पुलिस स्टेशन में हाजिरी दे रहा हूँ। मैं सभी मुस्लिम भाइयों से, आपसे और सभी से मेरी गुजारिश है कि जो मुझ पे गुजर रही और ये जो मैं 4 साल से परेशान हूँ कि आप पर ना बीते, इसीलिए मैं कहता हूँ जहाँ जहाँ भी दरगाह हैं, कब्रस्तान है, ईदगाह है, मस्जिद है, चिल्ला है, माहौल ख़राब है, जल्द से जल्द आकर यहाँ पर वक्फ बोर्ड में रजिस्ट्रेशन कराएं। आप देख रहे हैं SDM न्यूज़। मैं हूं रियाज अंसारी। इस वक्त मैं तारिक शहर औरंगाबाद की पंचक्की से बात कर रहा हूं और पंचक्की में वक्फ बोर्ड का कार्यालय है। आप देख सकते हैं तस्वीर के अंदर कुछ लोग उपोषण पे बैठे हैं। चलिए विस्तार से जानकारी लेते हैं कि उपोषण पे उनका बैठे क्यों है, इनकी मांग क्या है और पूरा प्रकरण क्या है। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आपका पूरा नाम बोलिए, पूरा प्रकरण विस्तार से बोलिए। शुक्रिया। मैं शेख गौस अली अमीन साहब, सलगरा खुर्द, तालुका मुखेड़, जिला नांदेड़, यहाँ का हम रहने वाले हैं जी। और ये जो प्रकरण है अशूर खाना मौला अली नाले हैदर वित्त दरगाह हयातुल्ला शाह, गैजेट में इसकी नोंद है जी। और नॉन गैजेट में मुस्लिम कमेटी ऐसा लिखा हुआ है जी। और 1964 का जो रिकॉर्ड है वो भी आयुक्तालय का, वो आयुक्तालय के रिकॉर्ड से जो सर्वे रिपोर्ट है वो रिपोर्ट से गैजेट तैयार हुआ है जी। वो भी उस पर भी अनुक्रमांक 7 पे मुस्लिम पंच मैनेजिंग है जी। इसलिए हम यहाँ पर बैठे हैं कि हमारे मुस्लिम से रजिस्ट्रेशन भी होगा, हमारा जी रजिस्ट्रेशन होगा और जाहिर प्रकटन भी निकल गया जी। जाहिर प्रकटन निकलने के बाद वो जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर का अहवाल है उन्होंने भी लिखा है कि जाहिर प्रकटन के बाद 15 दिन के अंदर किसी का यहाँ पर आक्षेप कार्यालयास प्राप्त झालेला नहीं, ऐसा उन्होंने भी कहा है। तो इन्होंने क्या किए, जो 2021 में जो मुहर्रम की परवानगी है हमें दिए, हमें देने के बाद फिर वो गैर मुस्लिम है जो भी हिंदू कुंभार समाज का है, अच्छा। उसने क्या किया कि ये वक्फ बोर्ड का जो रजिस्ट्रेशन है गलत है, ये अहवाल जो है ये गलत है, यानी कि वक्फ ऑफिसर का अहवाल गलत है। अच्छा। और इसीलिए यहाँ पर अर्ज दी है कि वो परवानगी हमें दे दो। क्यों? तो हम वहाँ पे पुलिस परवानगी वहाँ पे निकाली और सही उन्होंने निकाले थे पहले, यानी हमारे बुजुर्गों ने उनको गलती करे थे। अच्छा। तो वहाँ पर वो रिकॉर्ड के हिसाब से ये सब बनावट कागजात है बोल के यहाँ पर दाखिल कराओ। और हमारी अनीस सर ने वो परवानगी दिए भी हमारी कैंसिल कराकर उसी ने उसे परवानगी दे दी। देने के बाद हमें ऐसा कहा गया कि आपके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं किया जाए कागजात गलत रहने पर, और जो भी कागजात है 15 दिन के अंदर हमें ऑफिस में दाखिल कीजिए। हमने कागजात दाखिल करे, वो कागजात ओरिजिनल निकल गए, डुप्लीकेट कागजात ही नहीं ना वक्फ बोर्ड का, यानी कि डुप्लीकेट कागजात नहीं। इसीलिए उसने क्या करा कि हमारे पे गुनाह दाखिल करो करके मांग की, और मांग करते हुए फिर बाद में से उन्हें यहाँ के औरंगाबाद के सेशन कोर्ट में गया और मेरे ऊपर 420, 467, 468/200 कुछ तो भी है ऐसा, मेरे पे गुनाह दाखिल किया। फिर मुझे फरवरी में अटक पूर्व जामीन मैंने करा लिया। यहाँ पर करा लेने के बाद यहाँ पर 400 किलोमीटर से मैं 8 दिन को यहाँ पे छावनी पुलिस स्टेशन में हाजिरी दे रहा हूँ। 400 किलोमीटर से आज हम परेशान हैं। फिर भी हमने क्या किया, 19 तारीख को मैंने वक्फ बोर्ड में निवेदन दिया कि रीत से
रजिस्ट्रेशन हमारा, जी नोटिस हमारी, जाहिर प्रकटन हमारा, नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर का अहवाल भी हमारी तरफ से यानी जो सही है वो दिया गया। तो इस कानून के हिसाब से मुस्लिम समाज को परवानगी दी जाए मुहर्रम ताजिया यानी यौम आशूरा, हाँ, फातिहा खानी, सवारी और हयातुल्लाह शाह इनकी ज़ियारत होती है, उनकी ज़ियारत के लिए मुस्लिम कौम को परवानगी दी जाए। तो हमने रिट से 19 तारीख को वक्फ बोर्ड में अर्जी दाखिल की। तो उन्होंने फिर और गैसों बारे में जैसा हासिल की थी परवानगी, वैसा ही इस बारे में 20 तारीख को उन्होंने परवानगी हमें पुलिस स्टेशन के हिसाब से हमको परवानगी दिया जाए बोलकर उन्होंने अर्जी दी। अर्जी देने के बजाय 29 तारीख को, अभी जो 29/7 का है, 29/7 को यहाँ के जो यानी कौम के जो वक्फ बोर्ड में बैठे हुए हैं उन्होंने मैनेज होकर मुस्लिम कौम को यानी मुस्लिम समाज को परवानगी न देते हुए और वो गैर मुस्लिम कुंभार समाज का जो है उसे परवानगी दी गई है। सर, जैसा अभी आपने कहा कि पहले हमारे बाबा अजदा ने मतलब दादाओं ने, बुजुर्गों ने उन्होंने उनके हाथ में दिया था। तो वो जैसा उसके थोड़ा खुलासा करेंगे कि मतलब वो हिंदू मुस्लिम एकता के हिसाब से दिए थे कि कैसा दिए थे? वो जो है पहले जो है हिंदू मुस्लिम एकता, कौन सा भी अगर ईद अपने को मनाना है और यानी कौन सा उर्स मनाना है, तो हर कौम का इंसान इस उर्स में शामिल होता है। इसलिए सब मिलकर हमने अभी तक हम भी मनाए हैं, हमारे दादा भी ने, हम भी मनाए हैं। हम फातिहा हम ही देते थे ना, हमारे दादा की भी तुम्हारे को मैं प्रूफ बताता हूँ फोटो की। जो आज उन्होंने 120 साल थे, फोटो है निकालो इसमें, 120 साल के थे, आज उनको गुजर कर 15 से 20 साल हो रहे हैं। उस टाइम पे उनका उम्र थी 120 साल, उनके साथ फोटो है। उन्होंने यानी सब मिलकर मनाते थे। ये क्या है, अब भी मिलकर मनाने की वजह से उसने क्या किया, ये जो वक्फ बोर्ड की अपना जो दरगाह है, अब ये मुद्दा अपने अच्छा हिसाब से लिए, ये मुझे भी दिमाग में अब भी आ गया है। ये जो है वक्फ बोर्ड का जो गैजेट में नोंद है, सो दरगाह जो है उसने नांदेड़ चैरिटर कमिश्नर यानी कि आयुक्तालय को रजिस्ट्रेशन करा लिया था 2018 में। वो हमें पता चला कि इन्हें दरगाह रजिस्ट्रेशन करा लिया। गैर मुस्लिम मोहन धोंडीबा कानगुले एंड वो पुलिस वाला है नागोराव धोंडीबा कानगुले, उसका भाई है, पुलिस वहाँ की उसे मदद करती और उसी के हिसाब से उन्हें ये हमारा पूरा हमें तकलीफ़ दे रहा और ये हमें परेशान कर रहा है। उन्हें चैरिटर कमिश्नर के पास रजिस्ट्रेशन करा लिया था इस अशूर खाना मौला अली नाले हैदर विट दरगाह हयातुल्लाह शाह। इसीलिए मैंने वहाँ पर आक्षेप लेकर 1.5 साल वहाँ पे परेशान होकर वहाँ पे हेयरिंग हुई, 1.5 साल हुई हेयरिंग होने के बाद वक्फ ऑफिसर का यहाँ का मैं पत्र ले जाकर वहाँ का जो भी चैरिटर कमिश्नर में रजिस्ट्रेशन करा लिया था वो मैं कैंसिल कराया। इसीलिए हमने ये मुद्दा उठाया कि उन्हें अपनी दरगाह अपनी है और वहाँ पे हक़ अपना है, यानी गैजेट में मुस्लिम पंच कमेटी है और वो 1964 का जो भी रिकॉर्ड है उस पर भी मुस्लिम पंच कमेटी है, तो अपनी दरगाह उसने रजिस्टर क्यों करा लिया? इसलिए मैं वहाँ पे आक्षेप लेकर करा लिया और यहाँ पर मैं अपने कानून के हिसाब से मुस्लिम पंच कमेटी के लिए हमने यहाँ पर डाला है और वो रजिस्ट्रेशन हो गया है। जिला वक्फ अधिकारी का रिपोर्ट भी है और वो जाहिर प्रकटन के बाद किसी का आक्षेप भी नहीं है, इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ। सर, आपने जैसे कहा कि मुस्लिम पंच कमेटी थी या जो भी बातें हैं, तो सर मेरा सवाल ये है कि जो उस वक्त जो मुस्लिम कमेटी थी, क्योंकि हम देखते हैं कि जो पहले का माहौल बड़ा सीधा साधा हुआ करता था, पहले इतना हिंदू मुस्लिम भी नहीं था, पहले तो बहुत है नहीं हिंदू मुस्लिम बेचारे साथ में बैठ के खाना क्या करते थे, वो हमारा कल्चर और हमारा तहजीब गंगा जमने के पहले अलग ही थी। अब हालत बदल चुके। मेरा सवाल बुनियादी इसमें प्रमुखता के साथ ये आ रहा है कि उसकी जो मुस्लिम पंच कमेटी थी तो उसमें उनके गैर मुस्लिम भाई हमारे उनके बाप दादा किसका नाम शामिल था कि उसमें खाली मुसलमान ही शामिल थे? नहीं, मुस्लिम पंच कमेटी नहीं थी और वक्फ बोर्ड को ये हमारी दरगाह रिकॉर्ड पर है, ये हमें भी मालूम नहीं था और ना उनकी हिंदुओं की कमेटी थी, ना हमारी कमेटी थी, ना उनकी कमेटी थी। हिंदू और मुस्लिम हम सब मिलकर वहाँ पर मुहर्रम मनाते थे। यानी कि मुहर्रम क्या, ज़ियारत, फातिहा खानी, ऐसा हम वहाँ पर यानी कि जो
उनका जो भी मंदिर है, मंदिर का पुजारी मुस्लिम हो सकता क्या? नहीं हो सकता। मंदिर का पुजारी जो मुस्लिम नहीं हो सकता, तो अपने दरगाह का पुजारी यानी कि दरगाह का मौजन हिंदू हो सकता क्या? नहीं हो सकता। फिर भी उसने क्या किया, मैं पुजारी हूँ इसीलिए वहाँ पर चैरिटर कमिश्नर यानी इसमें धर्मादाय आयुक्त में अपनी दरगाह रजिस्ट्रेशन करा ले रहा था। इसीलिए ये इस मुद्दे को ये होगा यानी कि बढ़ गया मुद्दा, बाकी दूसरा कुछ नहीं है। और मैं जो आप पूछ रहे हैं, आप जो भी मुझे पूछ रहे हैं, मैं सभी मुस्लिम भाइयों से, आपसे और सभी से मेरी गुजारिश है कि जो मुझ पे गुजर रही और ये जो मैं 4 साल से परेशान हूँ कि आप पर ना बीतें, इसीलिए मैं कहता हूँ कि वक्फ बोर्ड से जल्द जहाँ जहाँ भी दरगाह हैं, क़ब्रस्तान हैं, ईदगाह हैं, मस्जिद है, चिल्ला है, जल्द से जल्द, माहौल ख़राब है, जल्द से जल्द आकर यहाँ पर वक्फ बोर्ड में रजिस्ट्रेशन कराएं। तो इसीलिए आने वाली जो भी कौम है उनको मेरे जैसा, मेरे पे जो गुजरी है उन पे ना गुजरे, मेरा इतना कहना है। सर, अब ये मेरा सवाल ये है कि जैसे आपने बताया दरगाह है और वो जो भी है, तो आप एक जानकारी के लिए बता सकते हैं कि दरगाह की ज़मीन कितनी एकड़ है? दरगाह को ज़मीन नहीं है। अच्छा। ना वहाँ पर कुछ है। अच्छा। खाली 39 बाई 59 गैजेट में है। अच्छा। ना उसमें वहाँ किसका इनकम है। अच्छा। जो भी कुछ अब यखादी ये करते समझो, यानी जो भी मन्नतें करते वो करते यानी कोई घोड़ा बनता, कोई क्या बनता, कोई क्या बनता, ऐसा इनकम है। इक्का दुक्का। हाँ, ये तो वहाँ पर कुछ इनकम नहीं, ना ज़मीन है, ना जायदाद है, ना कमाई है, ना कुछ है। तो इसीलिए वो सवारी पकड़ता था और वो जो इनकम था वो हम पूरे हिंदू मुस्लिम सब मिलकर जो भी करते थे वो दरगाह की हम तरक्की करते थे और सब मिलके करते थे। उसने क्या किया कि अब किसी का नहीं है, हम धर्मादाय आयुक्त में अगर हम रजिस्ट्रेशन करा लेंगे तो वो दरगाह हमारी हो जाएगी, ना मुस्लिम को नहीं कुछ नहीं। हमने हाँ फिर क्या होगा, हमने शाह हयातुल्लाह शाह का एक उर्स है। अच्छा। उर्स निकालते थे, सब मिलके ही निकालते थे। वैसे ही हमने उर्स रखे और 1 कुंटल गेहूँ थे यानी चावल, मीठा खाना तबरुक पकाते थे। अच्छा। वहाँ से भी ये भी मुद्दा उपस्थित था कि वहाँ तबरुक पकाते थे। हम जैसा ही साल के हिसाब से हम गए वहाँ पे तबरुक करे, मीठा खाना पका दिए। तबरुक के फातिहा खाने के लिए 1 भगोना पका हुआ था, दूसरा भगोना पक रहा था, आधा पका था। वहाँ पर उन्होंने गए, वो पुलिस वाला वो नागौर धोंडीबा कानगुली रहने की वजह से उन्हें पुलिस का धाक बताकर पुलिस आया मंगाए और यहाँ पर हम नहीं पकाने देते और ये दरगाह तुम्हारी नहीं है, ये दरगाह हमारी है और तुम यहाँ से चले जाओ। पुलिस आ गई और पुलिस वाला PSI जो भी थे वो असद बोल के मुखेड़ में थे, अब भी फिलहाल नांदेड़ में हैं शायद उन्होंने। अच्छा। उन्होंने आकर वहाँ पर नहीं पकाने दिया हमको। जो भी पका हुआ अनाज है वो पे बस स्टैंड को लाना पड़ा हम। फिर वो तबरुक हमने क्या करे, उनकी ज़ियारत फातिहा खानी हमें आज 3 साल से यानी कि 2018 से फातिहा खानी हम मस्जिद में करते, ज़ियारत हम मस्जिद में करते। आज 4 साल से मुस्लिम इसका ज नहीं यानी कि सलगरा खुर्द तालुका मुखेड़ जिला नांदेड़ का ज नहीं, तालुके के मुस्लिम दाखिल वहाँ पर नहीं जाते। क्यों? तो सबको मालूम है। मैं यही हालात 2 दफ़े मुखेड़ तहसील के अंदर 2 दफ़े उपोषण को बैठा, यानी जो घर है कब्रस्तान में उन्हें बंधा हुआ था। जैसा आपने बोले कि वहाँ मेरा सवाल ये है कि आसराक पे जो हमारे ग्रामीण के जो खासकर मुसलमान हैं, वहाँ तो हिंदू मुस्लिम सभी जाते हैं। हाँ। क्या मुसलमान दरगाह के अंदर दाखिल होकर ज़ियारत करते क्या आज? नहीं, आज घड़ी में 4 साल से हम नहीं जाते सर। तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि उन्हें दरगाह में जाते साथ ही हमारे पे गुनाह दाखिल करता। अच्छा, आपके अलावा को आम मुसलमानों को जानते थे? हो, जो यहाँ पर ट्रिब्यूनल में दरगाह के अंदर 2019 की बात है, दरगाह के अंदर कोई मुस्लिम का नहीं आना चाहिए, यानी ट्रिब्यूनल में हमारे पे केस दाखिल किया था कि मनाही हुक्म यहाँ पे अपने ट्रिब्यूनल कोर्ट में औरंगाबाद में। वो 11 आदमी पर है वो रिकॉर्ड है मेरे पास। 11 आदमी पर उसने क्या किया कि मनाही हुक्म यानी कि हमें मुसलमान को दरगाह में दखल नहीं देना चाहिए और नहीं आना चाहिए, इसलिए यहाँ पे मनाही। ये दखल खाली आपके ऊपर कमेटी पे है कि आम मुसलमानों ने भी दरगाह में नहीं जाना चाहिए, ऐसा था? नहीं, 11 आदमी थी जब कमेटी नहीं थी, कुछ नहीं थी जब उस पीरियड में। ये कमेटी बाद में से आ गई और ये कमेटी दाखिल हमने बाद में से की है। उस पीरियड में कमेटी नहीं थी ना कुछ नहीं थी, मिलजुल के करते थे। तो उसने यहाँ पे 11 आदमी पे यहाँ पे मनाही हुक्म दाखिल कर दिया। फिर यहाँ पर हमने क्या किए, हाजिर होकर वकील पत्र देकर फिर अभी ये 2022 में उन पे कोर्टाचा वेळ वाया घालण्यात आलं आपलं, बल्कि उन पे 2000 फाइन मारे।
ट्रिब्यूनल ने उसके ऊपर अच्छा। ट्रिब्यूनल ने 2000 फाइन मारी है उस पे उसके ऊपर। अच्छा। हाँ अब सर, अब सवाल ये है कि जैसा आपने मस्जिद का जिक्र किया, मैं फिर एक बात और क्या, मस्जिद कितनी बड़ी, कितने बाय कितनी की है, मस्जिद को जगह है क्या? मस्जिद को जगह नहीं है, मस्जिद को ज़्यादा से ज़्यादा मस्जिद का एक 50 बाई 60 होंगी मस्जिद। हाँ मस्जिद। अच्छा, ज़मीन कितने से, ये मस्जिद कितने साल पुरानी है? मस्जिद अब देखो ना, ये बुजुर्गों की आप मतलब जैसा 200 साल 100 साल? 200 साल 300 साल वो पहले से अच्छा, पुरानी। खबरस्तान क्या है, कोई ऐसा जमीन? खबरस्तान है, खबरस्तान की ज़मीन है, कितने एकड़ है? 20 गुंठे अपने ताबे में है। वही मुद्दा उठाया ना मैं। हाँ, अच्छा। मैं जो मुखेड़की में जो ओपोजिशन को बैठा था 2 दफ़े, अच्छा। वही मुद्दा उठाया था कि जो 20 गुंठे हमारे ताबे में हैं, उसका इसका मकान बाजू को है, अभी खबरस्तान में ही है। अच्छा। इसका यानी कि उस 20 गुंठे में से हमको रास्ता दो बोल के इस मोहन धोंडीबा कानगुली और नागोरा धोंडीबा कानगुली जो कुंभार समाज के एक 30-40 लाख की वहाँ पर बिल्डिंग है, तो वहाँ से रास्ता दो बोले। हम बोले कि बाबा ये कब्रस्तान है, हमारे कब्रस्तान में से हम रास्ता नहीं देंगे। तो उसने कहा कि तुम्हारा रिकॉर्ड बताओ। अच्छा, इसलिए हम बोले कि तहसील को तो हमारा रिकॉर्ड नहीं है, रिकॉर्ड है हमारा कहाँ, वक्फ बोर्ड में। फिर भी वक्फ बोर्ड में है सो भी मालूम नहीं हमको। जब उस 2018 की बात है, जब जाकर हम वक्फ बोर्ड में देखने के बाद फिर ये रिकॉर्ड निकल गया। तो हमने क्या किए, यहाँ पर आए कि रिकॉर्ड के हिसाब से 7/12 पर लगाया जाए, वक्फ बोर्ड के गैजेट के हिसाब से हमारा 7/12 पे लगाया जाए कब्रस्तान। फिर 2 दफ़े मैंने वहाँ पे ओपोजिशन बैठा, 7/12 लगाया। वो भी हमारी मांग है कि वो जो भी यानी 62 गुंठे पे जो भी कब्रस्तान पे अतिक्रमण है, वो अतिक्रमण हटाया जाए और कौम की वहाँ पर कब्रस्तान के अच्छा लिए। साहब, वहाँ पर मुसलमानों की आबादी कितनी है? मुस्लिम की आबादी खाली 40 मकान है मुस्लिम 40 के साथ। मकान है। हाँ, देहात है। अच्छा। 40 है मुस्लिम। अच्छा। हाँ, हम एक अच्छे तरीके से वहाँ पे हिंदू मुस्लिम मिलकर ये करते। मैं वहाँ पर मैं क्लियर कहता हूँ, 5 साल पहले 5 साल या 7 साल 8 साल होगा, वहाँ पर जो भी हिंदू आबादी है सब मिलकर मुझे 5 साल के लिए उप सरपंच बनाए थे। मतलब हिंदुओं ने आपको बनाए? मेरे को उप सरपंच बनाए, इतना मेरा काम है। तो हमारा बाकी से किसी से खिलाफ नहीं है। इसीलिए जो भी ये कब्रस्तान में कब्जा किए हुए हैं उनको वो अतिक्रमण हटाया जाए, और जो भी अभी जो कुंभार को जो परवानगी दिए हैं उसने गैर मुस्लिम को, मुहर्रम ताजिया आशुरखाना मुहर्रम ताजिया की परवानगी उनको क्या लिए दिए ये वक्फ बोर्ड ने? क्यों? तो वो मुस्लिम हैं क्या? उन्हें फातिहा पढ़ते हैं क्या? नहीं, वहाँ फातिहा नहीं, कुछ नहीं। अब जो भी है 3 साल से जो भी चल रहा है, 4 साल से फातिहा नहीं, वहाँ आज़ाद कुछ नहीं। हम क्या दरगाह में जाते ना ये करते, हम मस्जिद में उनकी ज़ियारत करते, फातिहा खानी करते। जो भी हमको मनाना है, यानी कि उनकी जो ख्यालात को फैलाना है, जो भी कुछ करना है, वो मस्जिद में हम काम करते, हम दरगाह में नहीं जाते। इसलिए हमको कहना है कि मुस्लिम समाज को ये परवानगी दी जाए, जो फातिहा खानी अब आने वाले मुहर्रम में आप सुबह से या 4 तारीख से अब चालू होते हैं, 4-5 से चालू होते हैं, वो परवानगी मुस्लिम कौम को दी जाए। यानी मुझे मत दो हरकत नहीं, लेकिन कौम को दिए जाए। क्यों? तो जैसा मंदिर का पुजारी मुस्लिम नहीं हो सकता, वैसा अपने दरगाह का पुजारी हिंदू नहीं हो सकता। इसलिए मेरा कहना है कि कानून के हिसाब से, गैजेट के हिसाब से, वो जो 1964 का जो सर्वे है आयुक्तालय का, वो हिसाब से और मुस्लिम कौम को परवानगी दीजिए फातिहा खाने की और जो मुहर्रम मनाने की। सवाल ये सर, हमारे पास वक्फ बोर्ड है, वक्फ बोर्ड में हमारे कई मुस्लिम वक्फ बोर्ड मेंबरान हैं, इनसे कोई अपील है आपकी, दर्दमंद अपील? मैं इम्तियाज़ जलील साहब, इनसे भी मैं मुलाकात किया था 2019 में। अच्छा। तो जब अच्छा है, आपका ख्याल रखा जाएगा। यहाँ पे बुड्डी लाइन को उनका ऑफिस है। अच्छा। उनसे भी किया था। और मैं फैजिया खान या अपने फौजिया खान मैडम से भी 2 दफ़े परभनी जाकर उनसे मुलाकात की। वहाँ का भी लेटर यहाँ पर आया हुआ है कि इनको इंसाफ दिलाया जाए। और मैं अपने नवाब मलिक साहब, अच्छा, जो वक्फ मंत्री है, उनसे भी मैं गुजारिश की थी और निवेदन दिया गया। वहाँ का भी लेटर यहाँ पर आया हुआ है कि इनको इंसाफ दिया जाए। और उसके बाद अब मैं जो भी अब वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं वजाहत मिर्ज़ा साहब, हाँ मिर्ज़ा साहब, उनसे भी मैं फ़ोन पे कांटेक्ट किया है 2-3 दफ़े। उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया है कि बिल्कुल आपका ये करेंगे और आपको इंसाफ दिलाएंगे। और फ़ोन पे भी बातचीत हो गई। और उनके जितने भी ये वक्फ बोर्ड के मेंबरान हैं उन पे मैं ईमेल आईडी पे मैं ये
निवेदन मैसेज ईमेल आईडी पे भेज दिया है और व्हाट्सएप पे भी सभी मेम्बरान को भेज दिया है। और सभी मेम्बरान से मैं गुजारिश करता हूँ, व्हाट्सएप पर भी आप जो भी देखे हैं उन्हें दिखता ना उनको, और उनसे भी मैं गुजारिश करता हूँ। और लांबे मुदस्सर लांबे, हाँ मुदस्सर लांबे साहब है। और ये जो मुझे जो ये दरगाह का जो मसला है, जो उस टाइम पे खादरी सर थे यहाँ पर, और लांबे सर, अनीस सर, खादरी सर, तीनों ने यहाँ पर बैठकर लांबे सर ने इसका ये निकाल कर मसला हल करने के लिए उनके हिसाब से ही ये पे जो रजिस्ट्रेशन हुई दरगाह, इसमें हमें लांबे सर, मुदस्सिर लांबे सर, उनका भी कुछ अच्छा से यहाँ पे मार्गदर्शन हमें मिला है। और इसीलिए ये दरगाह रजिस्ट्रेशन भी हो चुकी है उनके ही इससे, अच्छा कोशिश से। और मैं वक्फ बोर्ड के मेम्बरान वजाहत मिर्ज़ा साहब अध्यक्ष, जो भी वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष है, जो खासदार अपने इम्तियाज़ जलील साहब है, वक्फ बोर्ड के सदस्य है, जो मैडम फौजिया मैडम ही, जो भी उन्होंने भी वह खासदार हैं, उन्होंने भी, उनसे भी मैं गुजारिश करता हूँ। और सभी मेम्बरान, आप सभी जो भी न्यूज़ चैनल, जो भी कुछ न्यूज़ चैनल है, इनसे मैं गुजारिश करता हूँ कि हमारे को इंसाफ आपके तरफ से हमको इंसाफ मिलना चाहिए। और आने वाले कौम को से भी मैं गुजारिश करता हूँ कि जो मेरे पे हालात गुजर रही है, आप पर नहीं गुजरना चाहिए। इसीलिए आप सभी मिलकर, जो भी चिल्ला हो, दरगाह हो, मस्जिद हो, कब्रस्तान हो, सबसे पहले यहाँ पर रिकॉर्ड देखकर रजिस्ट्रेशन कराया जाए। मैं आप सभी से गुजारिश करता हूँ। आपका पूरा नाम और पता बोल दीजिए। मैं शेख गौस अली अमीन साहब, सलगरा खुर्द, तालुका मुखेड़, जिला नांदेड़ यहाँ का रहने वाला हूँ। मैं सबसे गुजारिश, फिर से एक बार दोबारा आप सभी से मैं गुजारिश करता हूँ कि हमें इंसाफ के लिए मदद किया जाए, हमें इंसाफ के लिए मदद किया जाए, हमें इंसाफ के लिए मदद किया जाए। इस तरह से आपने देखा, ये नांदेड़ के तरफ के लोग हैं और इनका पूरा नाम, अता, पता, दरगाह का, कब्रस्तान का, गैजेट के हिसाब से इन्होंने आपको जानकारी दी। और हम देखते हैं कि महाराष्ट्र में और ख़ासकर मराठवाड़े में वक्फ के इम्लाक के बारे में अखबारात में, मीडिया में सिर्फ ये आता है, यहाँ कब्ज़ा हुआ, वहाँ कब्ज़ा हुआ, यहाँ कब्ज़ा हुआ, वहाँ कब्ज़ा हुआ। कभी ऐसी खुशखबरी देखने में नहीं आती कि कब्ज़ा हटाया गया और मुस्तहिक़ीन मुसलमानों को बसाया गया। कभी ऐसा एक खुशखबरी वाली बात आज तक अखबार में हमको देखने को नहीं मिली। अब सवाल ये है कि इतनी बड़ी लाखों रुपए की प्रॉपर्टी, हज़ारों एकड़ की फैली हुई है, स्पेशल इसके वास्ते एक वक्फ बोर्ड भी बना हुआ है, वक्फ बोर्ड के मेम्बरान भी है, एक तरह का पूरा स्टाफ है। तो आखिर क्या बात है? हम देखते हैं कलेक्टर ऑफिस है, जिलाधिकारी कार्यालय है, यहाँ पर इनके ऊपर पूरे ज़िले का लोड होता है। अलग अलग धर्म के लोग आते हैं, पार्टी के लोग आते हैं, अलग अलग निवेदन होते हैं। अब देखिए, वो एक अकेला अधिकारी होता है, उनके पास 10-12 लोग जो भी होते हैं, एक कलेक्टर होता है और विभाग होता है, वो पूरा जो है तो मराठवाड़े को कंट्रोल करते हैं, पूरे ज़िले को कंट्रोल करते हैं। अब ये सीओ साहब है, ये भी वक्फ बोर्ड के जिम्मेदार है। तो क्या इनके ऊपर तो लोड भी नहीं है? ना कोई हिंदू का मसला आ रहा, ना कोई दलित का आ रहा, ना किसका आ रहा, सिर्फ ओनली वन वक्फ बोर्ड का आ रहा। तो अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो बड़ी हैरत होती है। ये हम नहीं कह रहे, जनता में चर्चा चल रही है, जनता में तो बहुत कुछ चर्चा चल रही है साहब। एक वक्फ बोर्ड बनता है, वक्फ बोर्ड के मेंबर है, यहाँ पर लोग बैठते हैं। अब बताइए कि वक्फ बोर्ड का मेंबर, वक्फ बोर्ड बन के मतलब क्या आता है? होना तो ये चाहिए था कि जिस पहले दिन ये बैठे, जो जितने वक्फ बोर्ड के मेंबरान हैं, क्या ये अच्छा हो कि ऐसे प्रकरण अगर अखबारात में आए, इसमें मीडिया में आए, जैसा जो भी यहाँ के आमदार होते हैं, खासदार होते हैं, नगर सेवक होते हैं, एमएलसी होते हैं, जहाँ भी आपने अपने चुनाव क्षेत्र में आप जैसा एक दौरे करते हैं, कहाँ पानी नहीं आ रहा, कहाँ उद्घाटन करना है, कहाँ रोड का काम बाकी, जैसा आप देखते हैं। तो ये वक्फ बोर्ड के मेंबरान को भी एक जवाबदारी मिली हुई है कि पूरे मराठवाड़ा में, पूरे महाराष्ट्र में जहाँ भी विवादित मसले हैं, आप वहाँ पर विजिट करो। आपकी स्पेशल एक कार होना चाहिए, आपने वहाँ पर जाना चाहिए, जहाँ पर अखबार में आया कि फला जगह पे, ये आपकी जवाबदारी है। ऐसा नहीं कि अखबार में आया, चैनल पे आया, अब ये बोर्ड लगा के बैठे तो आपको पता चढ़ा कि ऐसा भी है क्या? ऐसा नहीं है, ये आपकी जवाबदारी बनती है। जैसा है पॉलिटिशियन होता है, कमिश्नर होता है, उनको मालूम होता है कि हमारे क्षेत्र में कितने पुलिस चौकियाँ हैं, कितने गलियाँ हैं, कितने अधिकारी, उनके पास रिकॉर्ड होता है। तो आपके पास भी रिकॉर्ड होता है। लेकिन सवाल ये है कि उसके बाद भी पूरी खबरें, समाचार क्यों आते हैं कि वहाँ कब्जा होगा, यहाँ कब्जा होगा। अब जैसा इन्होंने जानकारी दी कब्जा हुआ, अब कब्जा तो 2 दिन में नहीं हुआ होगा, इस कई सालों से चल रहा होगा। तो वक्फ बोर्ड क्या कर रहा था? वक्फ के जिम्मेदार क्या कर रहे थे? और फिर हम बोलते हैं, हम उनको जो है तो शिवसेना को बुरा बोलते, भाजपा को बुरा बोलते, आरएसएस को बुरा बोलते। मेरी सीधा सवाल ये है जनता की ओर से, कि जनता में चर्चा है साहब, वो जनता की मंच की जो बात होती है मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। क्या ये वक्फ बोर्ड को बचाने के लिए आपको आरएसएस बीच में आ रहा है, कि बीजेपी बीच में आ रही है, कि शिवसेना बीच में आ रही है? आप सोचिए ना,
ये अपने आपका खुद का डिपार्टमेंट है, आपकी खुद की ज़मीनात है, दरगाह है, ये सारी बातें हैं और यहाँ आप बचा नहीं पा रहे हैं। अब सवाल ये आता है सरकार से लड़ना, बड़ी बड़ी योजनाएं दिलाना, इंसाफ दिलाना, तो बहुत दूर की बात है साहब। ये घोड़ा मैदान सामने है, आमने सामने है। ये तुम्हारी हक की ज़मीन है, हक हलाल की ज़मीन है, पूर्वजों की ज़मीन है। आप इसके ऊपर सब कंट्रोल नहीं कर सकते, मुसलमानों को हक दिला नहीं सकते। तो सवाल ये फिर गवर्नमेंट से इतनी बड़ी दावे वादे करना। मैं ऑल पार्टीज़ पर हिंदुस्तान की पार्टी को बोल रहा हूँ, किसी एक को नहीं बोल रहा हूँ। जो 75 सालों में या 58 सालों में जो वक्फ बोर्ड का हाल हुआ, ये आपको सोचना पड़ेगा साहब, आपको सोचना पड़ेगा। और हम इस्लाम लगाते हैं कि आरएस हमारे तबाही कर रही है, जातिवाद फैल रहा है, कहाँ की कहाँ हमारे लेके चल जाते हैं। जबकि सेक्टर कमेटी का एक अहवाल है, उसमें एक रिकॉर्ड में बात आई है कि अगर वक्फ बोर्ड का अगर इस्तेमाल अगर सही कर लिया जाए तो मुसलमान इतने सक्षम हो जाएंगे कि 1 रुपया खैरात ज़कात मांगने के काबिल नहीं रहेंगे, यानी कि आपको 1500 रुपये देने के काबिल रहेंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सेक्टर कमेटी रिपोर्ट का अहवाल है। और बहुत हैरत की बात है, जब भी चुनाव आते हैं बस इंसाफ दिलाने की बात होती है। यार साहब, इतना बड़ा अली बाबा खजाना जिसे हम कहते हैं खुल जा सिम सिम, इतना बड़ा आपके पास मौजूद है, तो आप वहाँ खुल जा सिम सिम तो अंदर से आवाज़ आएंगी, क्या हुक्म मेरे आका। ये इतना बड़ा खजाना छोड़ के आप जो तो गवर्नमेंट पीछे भाग रहे हैं, हमको दो स्कूल की अच्छी ज़मीन दो, जगह दो, ये खबरस्तान को दो। बड़ी हैरत की बात होती है, बड़ी शर्म की बात होती है कि आप लोग क्या कर रहे हैं। आपका भी स्टाफ है, आप पद पे हैं, अगर कोई अगर वक्फ बोर्ड के मेंबर अगर ये जैसा ये इनका पते पे गाड़ी लेके चल जाओ, बताओ क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, तो क्या आपको कोई पुलिस वाला रोकेगा कि वहाँ के कलेक्टर साहब रोकेंगे? बल्कि आपका सहकार्य करेंगे क्योंकि आप पद पे हैं। इनको तो बोलेंगे आप बाहर खड़े रहो। तो साहब, कहने को बहुत सी बातें हैं, मैं नॉन स्टॉप दो घंटे बोल सकता हूँ। और ये जनता की मन की बात बोल रहा हूँ, ये अपने में दिल से नहीं बोल रहा हूँ। कई कमीशन की रिपोर्ट है, तो आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? फिर आप स्टेज पे आके बोलते हैं, कौम की बात करते हैं, सारी बात करते हैं। यार ये लोग बैठे हुए हैं, अब बोलिए खबरस्तान का मसला है, दरगाह का मसला है, कोई प्रॉपर्टी का मसला तो है ही नहीं है। अगर मान लीजिए अगर ये प्रॉपर्टी किसकी, अगर लीडर की, नेता की अपनी प्राइवेट रहती, 50 लाख की करोड़ की रहती, तो क्या वो नेता, वो लीडर, वो अपनी ज़मीन को जान देता हाथ से? नहीं, केस लड़ता, 24 घंटे केस लड़ता, 10 बार चक्कर मारता, क्योंकि अपनी आपकी प्रॉपर्टी है साहब। इसी तरह से ये यतीम, गरीब, यसीर, इनकी अमानत है साहब। और ये बड़ी खुशनसीबी की बात है कि हमारे मुल्क लोकशाही के अंदर भारत सरकार ने आपको अलग से डिपार्टमेंट बना के दिया। ये तो उनका एहसान मानो आप, ये सरकार का एहसान मानो कि उन्हें आपको जिम्मेदारी दी, चपरासी से लेकर तो वक्फ मिनिस्टर मुसलमान दिया, ये उनका शुक्रगुजार मानो। कि हम इतने काबिल नहीं है कि हम जब ज़मीनात को संभाल सके, उनको इंसाफ दे सके। आखिर हम कब जागेंगे, कब जागेंगे? कब तक मुसलमान जुल्म ऐसे भी रोना रहेंगे? उम्मीद करते हैं साहब जागिए, नहीं तो देखिए दुनिया 2 दिन की दुनिया तो कटी जाएंगी, लेकिन जब यौम आखिरत भरेंगे ना, तो आपको अपने मर्तबे के लिहाज से, कुर्सी के लिहाज से, ओहदे के लिहाज से, ताकत के लिहाज से आपसे जवाब तलब किया जाएगा कि ये बैठे थे आपने की तरफ क्यों नहीं पहुँचे, क्या आप जवाबदारी नहीं थी, क्या आप कुर्सी पर बैठे हुए नहीं थे, ये आपसे पूछा जाएगा साहब। आज ठीक है, आप बोलेंगे चलो एक चैनल वाला चिल्ला रहा है, चिल्लाने दो, 4 आदमी बैठने तो नहीं, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी पकड़ है। इसके ऊपर कई गरीब मिस्किनों का हक है। या ये 4 नहीं है बल्कि 400 भी है, आने वाले वक्तों में 4000 भी हो सकते हैं फ़ायदे के लिहाज से। तो उम्मीद करते हैं कि कानून की पासदारी करने में आप इनकी मदद करो। ये आपसे पैसे नहीं मांग रहे हैं, या अगर आपने एक फ़ोन उठा के बात करें तो इनका कुछ मसला हल हो सकता है। उम्मीद करते हैं कि उनको कानूनी अंदाज से, कानून के चौकट में रहकर आप क्या इंसाफ दिला सकते हैं। आगे बढ़े, यही आपसे एक दर्दनाक अपील है। और ये फिर एक बार वजाहत कर दूँ, ये मेरी अपनी कोई राय नहीं है। कई लोग मिलते हैं, जुलते हैं, हम भी यहाँ पर रिपोर्ट निकालते हैं, कई लोगों की बातें सुनने को मिलती हैं। उसमें से एक बात लोग कहते हैं, सर साहब आपके चैनल से बोल दीजिए, क्योंकि हमारा चौथे इंसाफ की सिपाही, हमारा कर्तव्य बनता है कि जनता की मन की बात को पहुँचाना। हमने पहुँचाने का प्रयास किया, हमने अपना हक अदा कर दिया। अब सवाल ये जो कुर्सी पर बैठे हुए वो क्या हक अदा कर रहे हैं, ये सोचने वाली बात है।